हाय बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर फॉर द ईयर 2025। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जो कि हमारा एमसीक्यू बेस्ड होता है एंड स्टार्ट करते हैं पेपर को सॉल्व करना। इस बार का जो तुम्हारा मैथ्स क्वेश्चन पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। लास्ट ईयर 2.5 घंटे का तुम्हारा टाइम था, बट इस बार टाइम ड्यूरेशन बढ़ा के 3 घंटे का कर दिया गया है और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का पेपर है। तो जल्दी से आते हैं सेक्शन ए पे। पहला हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, अ पॉलिनोमियल इन एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। x माइनस ए से हम डिवाइड कर रहे हैं एंड फॉर x माइनस ए टू बी अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल द रिमाइंडर शुड बी। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। फैक्टर के केस में रिमाइंडर होता है 0। बी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है सेकंड, राधा डिपॉजिटेड ₹400 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। बैंकिंग का क्वेश्चन है जहां पे तुम्हें प्रिंसिपल का वैल्यू दे रखा है 400 पर मंथ और आगे है अकाउंट फॉर 18 मंथ्स, यानी कि तुम्हें टाइम ड्यूरेशन दे रखा है 18 मंथ्स का, यानी कि 18 मंथ्स तक राधा यहाँ पे 400 पर मंथ करते करते जमा कर रही है बैंक में। यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, द क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इज। बैंकिंग चैप्टर में जो तुमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ रखा होगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, दैट इज आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय n+1 डिवाइड बाय 2 एंड यहाँ पे इनटू आर बाय 100। और यहाँ पे क्योंकि रेट हमारा पर एनम होता है इसलिए हम यहाँ पे डिवाइड बाय 12 भी करते हैं। यहाँ पे बीच में 12 भी होता है अपॉन में, राइट। तो यहाँ पे हमसे जो चीज पूछी गई है वो क्या पूछा गया है, द क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि किस अमाउंट पे, किस मनी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। बेसिकली तुमसे यहाँ पे ये चीज पूछी गई है, ओके। द क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि p इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, ये तुमसे यहाँ पे पूछा गया। तो इसी को निकाल लेते हैं जल्दी से। कितना आएगा, p का वैल्यू है 400 मल्टीप्लाई बाय n इज 18 मल्टीप्लाई बाय n+1 हो जाएगा 19 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे 2 से काट दो, 2 1 2 2 9 18 एंड 9 4 36, ये आ जाएगा 3600 मल्टीप्लाई बाय 19। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई कर लोगे ये आ जाएगा तुम्हारा 68,400। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ एंड थर्ड पार्ट इज इन द एडजॉइनिंग फिगर AC इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल का क्वेश्चन है, यहाँ पे गिवन है AP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड QP इज परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि QP तुम्हारा परपेंडिकुलर है AB के, जो कि यहाँ पे तुम्हें गिवन है, ये चीज परपेंडिकुलर बताई गई है। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो ऊपर वाला छोटा ट्राइंगल है ये वाला APQ, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इसका जो एरिया है ये गिवन है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ यहाँ पे आगे हमसे पूछा गया है देन द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन QPBC। ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल भी नहीं है, ये तुम्हारा क्वाड्रिलैटरल हो गया एक तरह से, ओके। तो इसका तुमसे एरिया पूछा गया है, इसका एरिया कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे बेसिकली दो ट्राइंगल्स हैं जो कि सिमिलर हैं। एक तुम्हारा छोटा ट्राइंगल है जो ये ऊपर वाला APQ है एंड एक कंप्लीट बिग वाला ABC ट्राइंगल है, ये नीचे वाला बड़ा ट्राइंगल और जो ऊपर वाला छोटा ट्राइंगल है, ये दोनों आपस में सिमिलर है। तो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, छोटा ट्राइंगल सिमिलर है बड़े ट्राइंगल के। तो यहाँ पे हम बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं बिकॉज हमें छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया पता है। सो वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABC। देखो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ डिवाइड बाय एरिया ऑफ बड़ा ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू, कोई भी जो दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे उनका जो एरिया का रेशियो होता है दैट इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो। यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स को लो, उनका रेशियो देखो, उनका स्क्वायर ले लो, वही तुम्हारा एरिया का रेशियो हो जाता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स इसमें क्या क्या है, एक तुम्हारा छोटे वाले ट्राइंगल में से करस्पॉन्डिंग AP ले लो और बड़े वाले साइड में कौन सा करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा उसका AB। तो यहाँ पे छोटे वाले ट्राइंगल का साइड है AP, छोटा साइड यहाँ से यहाँ तक, और बड़े वाले ट्राइंगल में सेम इसी पूरी लेंथ को ले लो AB, ये हो जाएगा AB। और क्योंकि यहाँ पे एरिया निकाल रहे हैं तो दोनों का स्क्वायर कर दो। ये फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर का रेशियो। अब यहाँ पे तुम्हें छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया दे रखा है दैट इज 18 और बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया तुम्हें निकालना है, उसको A मान लो, इज इक्वल टू AP तुम्हारा कितना है यहाँ पे देखो गिवन है दैट इज 3 का स्क्वायर कर दो डिवाइड बाय AB। अब AB टोटल लेंथ जो है वो हो जाएगी 3 + 4 यानी कि 7 और इसका स्क्वायर निकाल के हम निकाल सकते हैं यहाँ पे एरिया। अब यहाँ पे A को कैलकुलेट कर लो, कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू इधर 18 है, 7 7 49 हो जाएगा, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 18 के साथ, ये हो गया एंड 3 का स्क्वायर 9 जो कि डिवाइड में लग जाएगा इधर 18 के नीचे। नाउ डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 9 1 9 9 2 18
एंड 2 इंटू 49 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 98। सो एरिया इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये हमारा फाइनल वाला एरिया नहीं है, ये एरिया हमारा बड़े ट्रायंगल का है। हमसे यहाँ पे शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा गया था। सो शेडेड पोर्शन का जो एरिया होगा दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लो, जो पूरे ट्रायंगल का एरिया है उसमें से छोटे ट्रायंगल का एरिया जब माइनस करेंगे, छोटे क्लास में 9th में तुमने इस तरह के क्वेश्चंस किए होंगे, शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए टोटल एरिया ले लो बड़ा वाला, उसमें से ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो तो तुम्हें शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। तो सिंपल है, 98 जो कि बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया है उसमें से माइनस कर दो छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया जो कि है 18। सो यहां से कितना आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा तुम लोग को। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड इसके बाद बढ़ते हैं अभी फोर्थ पार्ट की तरफ। सो फोर्थ एमसीक्यू हमारा है, इन द एडजॉइनिंग डायग्राम O is the center of the circle and PT is the tangent. The value of x is, तो x का वैल्यू निकालना है, सर्किल का क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे देख लो। यहाँ पे सेंटर वाला जो एंगल है वो गिवन है 110 डिग्री, और जो एक्सटर्नल पॉइंट पे तुम्हारा बाहर एंगल बन रहा है वो x है, वही तुम्हें निकालना है। अब यहाँ पे एक तुम लॉजिक लगाओ, यहाँ पे बात हो रही है टेंजेंट की। टेंजेंट की एक खास बात होती है कि टेंजेंट और रेडियस आपस में हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं। तो एक चीज तो तुम आंख बंद करके भी बता सकते हो दैट ये टेंजेंट का जो एंगल है तुम्हारा रेडियस के साथ ये 90 डिग्री होगा। तो ये 90 है, x तुमको फाइंड करना है, आउटर वाला एक्सटीरियर एंगल तुमको पता है। तो एक सिंपल सा रिलेशन होता है दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी कि 110 जो एक्सटीरियर एंगल है बराबर हो जाएगा 90 और x के, 90 प्लस x। तो x तुम निकाल लो यहाँ से, x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 110 माइनस 90, 90 उधर साइड जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 20 डिग्री। सो ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ गए होगे तुम लोग। इसके बाद आते हैं अभी फिफ्थ पार्ट की तरफ। सो फिफ्थ पार्ट इज, इन द एडजॉइनिंग डायग्राम द लेंथ ऑफ पी आर इज। सो सिंपल यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे तुम्हें एंगल दे रखा है 60 डिग्री और परपेंडिकुलर का वैल्यू तुम्हें दे रखा है, दिस इज परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, और तुमसे पूछा गया है लेंथ ऑफ पी आर। पी आर यहाँ पे क्या है, हाइपोटेन्यूज, तुमसे हाइपोटेन्यूज का यहाँ पे पूछा गया है लेंथ। तो सिंपल रिलेशन लगाओ, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिलेट करता है परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज के साथ, ये होता है साइन। तो साइन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे लगाओ सीधे सीधे, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो कि गिवन है 9 अपॉन हाइपोटेन्यूज तुम्हें फाइंड करना है दैट इज पी आर। तो बस सॉल्व कर लो, साइन 60 का वैल्यू रखो, साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा √3/2 इज इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाय पी आर। सो पी आर इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 2 और अपॉन में आ जाएगा √3, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में और √3 डिवाइड में। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 2 18 आ जाएगा और मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √3 कर लो रैशनलाइज करने के लिए, ये हो जाएगा 9 2 18 और √3 तुम्हारा आ जाएगा 3, 18 डिवाइड बाय 3 ये हो जाएगा 6, तो 6√3 इज द फाइनल आंसर। ओके, पी आर इज इक्वल टू 6√3। तो यहाँ पे तुम्हारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ गए होगे। अब इसके बाद आते हैं सिक्स्थ पे। सिक्स्थ इज, अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 आइडेंटिकल हेमिस्फीयर्स। मतलब यहाँ पे एक बड़ा सा स्फीयर हमने लिया, उसको 20 से ऐसे कट कर दिया, एक ऊपर का हेमिस्फीयर और एक नीचे का हेमिस्फीयर। ये 3D है, 2D में समझना, सर्किल नहीं है। इस तरह हेमिस्फीयर होगा, तुमने एक बॉल को 2 हिस्सों में काट दिया। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 कह रहा है द टोटल वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर। सो वॉल्यूम तो इक्वल रहेगा, 2 हेमिस्फीयर्स का वॉल्यूम टोटल करोगे सो ओरिजिनल वाले के बराबर रहेगा। तो स्टेटमेंट 1 तो तुम्हारा ट्रू है। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं, द टोटल सरफेस एरिया, देखो सरफेस एरिया में खेल हो जाता है, सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स टुगेदर इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। अब जब तुमने स्फीयर को 20 से काटा तो वहां पे एक बीच का मिड वाला सरफेस खुल गया ना, वो सरफेस एक्स्ट्रा हो गया 2 अलग अलग हेमिस्फीयर्स में। तो जब उनको वापस से तुम जोड़ के कैलकुलेट करोगे तो ओरिजिनल वाले से ज्यादा आएगा। तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, सरफेस एरिया बराबर नहीं रह जाएगा कट करने पे, वॉल्यूम इक्वल आ जाएगा बट सरफेस एरिया डिफर कर जाता है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके बाद आते हैं 7th पे। Given that the sum of the squares of first 7 natural numbers is 140, then their mean is, तो मीन निकालना है, सम तुम्हें दे रखा है। मीन क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम तुम्हें दे रखा है 140 और तुम्हें यहाँ पे नंबर्स तुम्हारे कितने हैं, फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स डिवाइड बाय 7 कर दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7 2 14 20।
20 इज द करेक्ट ऑप्शन, ये तुम्हारा मीन हो जाएगा। आगे आते हैं 8th पार्ट पे। अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 2 blue marbles. A marble is drawn at random. The probability of drawing a black marble is. तो सीधा सा यहाँ पे हिसाब है, एक बैग में 3 लाल बॉल हैं, 2 ब्लू बॉल हैं, तो इन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटी बताओ ब्लैक मार्बल के निकलने की। तो ब्लैक मार्बल जब उसमें है नहीं तो निकलेगा क्या, कद्दू निकलेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मार्बल इज इक्वल टू हो जाएगी 0। जब उसमें ब्लैक बॉल है ही नहीं तो ब्लैक निकल कहां से आएगी। तो यहाँ पे ए तुम्हारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 9th। इफ ए इज 3 -2 एंड बी इज -1 4 2 0, दो मैट्रिक्स हैं। सो यहाँ पे असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन गिवन है प्रोडक्ट ए बी ऑफ द टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज पॉसिबल। तो प्रोडक्ट निकालना क्या पॉसिबल होगा, चेक कर लेते हैं। जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ऑर्डर लिख लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, इसमें रो कितनी है, रो है तुम्हारी 1 और कॉलम कितने हैं 2। तो इसका जो ऑर्डर है वो है 1 क्रॉस 2 का। एक रो है, 2 कॉलम है, एक सिंगल रो और 2 कॉलम। बी वाली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है, ये 2 क्रॉस 2 का है। यहां पे हम चेक करते हैं कि जो पहली मैट्रिक्स है उसका सेकंड ऑर्डर यानी कि कॉलम का नंबर बराबर होना चाहिए दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के नंबर के। तो यहां पे 2 और 2 ये इक्वल है यानी कि मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। तो असर्शन ट्रू है। सो रीजन हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। सो रीजन हमें सही दे रखा है। सो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे जाते थे, अब आईसीएसई में भी सेम चीज कॉपी करने की कोशिश की जा रही है। अब इसके बाद हमारा है 10th पार्ट। 10th पार्ट देखते हैं। A mixture of paint is prepared by mixing 2 parts of red pigments with 5 parts of the base. Using the given information in the following table, find the values of A, B and C. तो ये तुम्हारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है बेसिकली। अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 2 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स विद 5 पार्ट्स ऑफ बेस, यानी कि 2:5 का रेशियो हमें लेके चलना है, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट और पार्ट ऑफ बेस का 2:5, ये हमें गिवन भी है यहाँ पे। तो हमें यही रेशियो लेके चलना है, यानी कि रेशियो सेम रहने वाला है हर केस में। 4/A का भी रेशियो वही रहेगा, B/12.5 का भी रेशियो वही रहेगा। तो हमें ए बी सी का वैल्यू चाहिए, तो सारे रेशियो को आपस में बराबर कर दो और निकाल लो। तो यानी कि 2/5 बराबर रहेगा 4/A के। यहाँ से A का वैल्यू निकाल लो, A उधर चला जाएगा, A इज इक्वल टू हो जाएगा 4, 2 डिवाइड में आ गया, 5 मल्टीप्लाई में आ गया, आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, काट दो इसको, और 5 2 ज़ा 10, A का वैल्यू 10 आ गया। इसी तरह B वाले रेशियो को भी कंपेयर कर लो, ये हो जाएगा 2/5 इज इक्वल टू B/12.5। यहाँ से B का वैल्यू निकाल लो, B इज इक्वल टू 2 × 12.5 डिवाइड बाय 5, इस तरह। नाउ यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 से काट दो, पॉइंट हटा दो, नीचे 10 लगा दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। तो 25 2 ज़ा 50 एंड 0 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा तुम्हारा 5। तो B का वैल्यू 5 आ गया। उसके बाद अगला तुम्हारा C का वैल्यू तुम्हें निकालना है, तो ये हो जाएगा 2/5 इज इक्वल टू 6/C। तो यहाँ से C का वैल्यू निकाल लो, C इज इक्वल टू हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 और 2 डिवाइड में लग जाएगा, ये आ गया। तो 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, ये आ जाएगा 15। तो C का वैल्यू 15 है, B का वैल्यू 5 है, A का वैल्यू 10 है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी इज दी करेक्ट वन। नाउ इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा पार्ट है यहाँ पे पार्ट नंबर 11, इसको देख। सो पार्ट 11 इज an article which is marked at rupees 1200 is available at a discount of 20%, डिस्काउंट दे रखा है, एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, रेट हमें दे रखा है जीएसटी का 18%, लूट रहे हैं जीएसटी के नाम पे। द अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज, एसजीएसटी हमें यहाँ पे निकालना है। सो एसजीएसटी कैसे निकालते हैं, सिंपल। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि प्रोडक्ट कितने रुपए में बेचा जा रहा है। एमआरपी से या मार्क प्राइस से कोई मतलब नहीं होता, डिस्काउंट के बाद जितने पे भी प्रोडक्ट बेचा जा रहा होगा उस पे हम जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो ये निकालो सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस कितना है 1200 का, उसमें डिस्काउंट 20% का माइनस कर दो, तो 20/100 इंटू एमआरपी। अब यहाँ पे इसको ऐसे निकाल सकते हैं या फिर तुम 80% डायरेक्टली उस तरह भी निकाल सकते हो शॉर्टकट तरीके से। तो इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 0 0 कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया, आ जाएगा तुम्हारा 1200 माइनस 12 2 ज़ा 24, तो 240, 240 रुपए का डिस्काउंट है। डिस्काउंट के बाद ये कितने में बिकेगा, 240 माइनस कर दो, 0 - 0 0 आ गया, एंड 10 - 4 ये बचा 6, यहाँ से एक और हो गया 11 - 2, ये आ जाएगा 9। 960 रुपीज़ का तुम इसको सेल करोगे, मतलब जो भी प्रोडक्ट सेल करेगा 960 रुपीज़ का करेगा। तो जो जीएसटी कैलकुलेट होगा वो इस 960 रुपीज़ पे होगा।
तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ SGST पूछा है। अब एक चीज ध्यान रखो, जब भी तुम्हारा GST कैलकुलेट होता है तो GST में हाफ हो जाता है SGST या स्टेट GST और हाफ उसका परसेंट हो जाता है CGST। ओके, तो यानी कि हाफ हाफ तुम्हें निकालना है। 18% टोटल GST है, तो अगर 18% है तो SGST 9% हो जाएगा और CGST भी 9% हो जाएगा, तो 9% टैक्स निकाल लो, वही SGST हो गया। तो सिंपल SGST इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 100 इंटू जितने पे बेच रहे हो, यानी कि ₹960 पे। बस डिवाइड कर लो इसको, ये आ जाएगा 0 0 कैंसिल एंड मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 9 6 जा 54, 5 कैरी गया, 9 9 जा 81, 81 प्लस 5 ये आ जाएगा 86। तो 864 डिवाइड बाय 10 यानी कि ₹86.4 40 हो जाएगा, बिकॉज पैसे हम 2 डिजिट्स में काउंट करते हैं। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट वन। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ एंड नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 12। द सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बाय 50 रुपीज 40 शेयर्स एट 38.50 इज। अब यहाँ पे लैंग्वेज समझना है, तुम्हारा शेयर्स एंड डिविडेंड्स वाला क्वेश्चन है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स तुम्हें दे रखे हैं 50 शेयर तुम्हें खरीदने हैं। ₹40 यहाँ पे उसका नॉमिनल वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू दे रखा है, ओरिजिनल वैल्यू जो शेयर का रहा होगा, और मार्केट वैल्यू इस समय डाउन चल रहा होगा, ये उसका मार्केट वैल्यू है। तो इस समय मार्केट वैल्यू तुम्हारा नॉमिनल वैल्यू से कम है, मतलब शेयर का प्राइस जो है गिरा हुआ है ऑलरेडी। तो ₹38.5 का एक शेयर है और तुम्हें कितने शेयर, 50 शेयर खरीदने हैं। तो द सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड इज, तो सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ शेयर्स 50 हैं, कितने पे खरीदोगे, जितने पे मार्केट प्राइस इसमें चल रहा होगा। तो 38.5 से मल्टीप्लाई कर दो, निकाल लो। तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 2 कैरी गया, 5 8 जा 40, 42, 4 कैरी गया, 5 3 जा 15। सो ये आ जाएगा 1925 और एक पॉइंट 10 यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा। तो ये आ गया 1925, यानी कि ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। नाउ इसके बाद बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 13। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 1 आर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 1। यहाँ पे इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं और यहाँ पे आंसर 1 लिख के चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता। जब भी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके हमेशा 2 आंसर्स होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। क्वाड्रेटिक है तो हमेशा 2 आंसर होंगे प्लस माइनस के। तो यहाँ पे इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये है x² - 1² इज इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर लगा सकते हो। तो a² - b² का फॉर्मूला लगा दो, ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे a क्या है, a तुम्हारा x है और b क्या है, b1 है। तो ये हो जाएगा x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से देखा जाए तो x की 2 वैल्यूज निकल के आएंगी, एक आएगी x इज इक्वल टू +1 और दूसरे ब्रैकेट को जब सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू -1। तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज आती हैं, x इज इक्वल टू +-1। 2 वैल्यूज आएंगी हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ इसके बाद पार्ट नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। यानी कि 45 डिग्री वाली लाइन पूछ रहा है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब समझो, जैसे ये तुम्हारा XY एक्सिस है, तो ऐसी लाइन का इक्वेशन बताओ जो या तो ऐसे जा रही हो या फिर ऐसे जा रही हो, मतलब 45 डिग्री पे हो, इक्वली इंक्लाइंड हो दोनों XY एक्सिस से। तो यहाँ पे तुम्हें जितनी भी लाइंस दे रखी हैं सबका स्लोप चेक करना होगा, जिसका भी स्लोप 1 आएगा यानी कि tan 45 डिग्री 1, तो वही लाइन तुम्हारी इक्वली इंक्लाइंड आएगी। तो यहाँ पे हर एक लाइन का प्रॉपर इक्वेशन तुम देख लो। पहली बात तो y इज इक्वल टू -7, ये इक्वली इंक्लाइंड नहीं होगी बिकॉज ये पैरेलल टू x एक्सिस होगी। x इक्वल टू 7 ये पैरेलल टू y एक्सिस होगी। इसके बाद बी ऑप्शन को देखते हैं। बी ऑप्शन में अगर हम टर्म्स को अरेंज करें तो ये हो जाएगा तुम्हारा y इज इक्वल टू x - 7, y को इधर ले आओ, 7 को इधर ले आओ। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में हम ले आए। अब यहाँ पे x के साथ में अगर तुम कोफिशिएंट देखोगे वो 1 है, यानी कि इस लाइन का स्लोप क्या है, स्लोप 1 है। तो ये वाली लाइन हमारी इक्वली इंक्लाइंड टू x एक्सिस हो जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं पार्ट नंबर 15, लास्ट MCQ। गिवन x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू x/3 + 3 एंड यहाँ पे x इज प्राइम नंबर भी दिया हुआ है। द सोल्यूशन सेट फॉर x इज, तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद सोल्यूशन सेट चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू x डिवाइड बाई 3 + 3। तो सारे x वाले टर्म एक तरफ ले आते हैं। ये हो जाएगा x माइनस x डिवाइड बाई 3 लेस देन इक्वल टू 3 - 2। 2 को इधर ले आए, x/3 को इस साइड ले आए। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 3x - x डिवाइड बाई 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 - 2, ये हो जाएगा 1। 3 को इस साइड भेज दो, ये हो जाएगा
थ्री एक्स माइनस एक्स हो जाएगा 2x। सो x इज लेस देन इक्वल टू 3/2 और ये हो जाएगा तुम्हारा x इज लेस देन इक्वल टू 1.5, यानी कि x लेस देन होगा 1.5 के। और हमसे कहा गया एंड x इज अ प्राइम नंबर, x प्राइम भी होना चाहिए। तो 2 से छोटा प्राइम नंबर जब होता ही नहीं है तो सॉल्यूशन सेट x का क्या होगा, x में कोई टर्म होगा ही नहीं x के सॉल्यूशन सेट में, बिकॉज x तुम्हें पहले तो यहाँ पे सॉल्व करके आ रहा है कि लेस देन 1.5 होना चाहिए एंड x इज अ प्राइम नंबर भी बोला गया है। तो जब सबसे छोटा प्राइम नंबर तुम्हारा 2 है तो 2 से छोटा यहाँ पे जब कोई नंबर होगा ही नहीं तो सॉल्यूशन सेट में क्या होगा, कुछ नहीं, सॉल्यूशन सेट में आएगा अंडा, यानी कि ए ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नल सेट होगा, इसमें कोई वैल्यू नहीं होगा। सो आई होप ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड इसके बाद अगर अगला वीडियो तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चाहते हो तो जल्दी से नीचे कमेंट्स में लिख के तुम लोग बोलना, एंड नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लाऊंगा।